आप सभी को मेरा नमस्ते। क्या भारत वाकई सोने की चिड़िया था? क्या अंग्रेजों और मुगलों के आने से पहले यहाँ एक संथित, समृद्ध और विकसित सभ्यता थी? आज हम उस भारत की यात्रा पर चलेंगे जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। एक ऐसा भारत जो धर्म, ज्ञान, कला और अर्थव्यवस्था का विश्व गुरु था। स्वागत है आपका इन्फोवॉल्ट ऑफिशियल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं सच्चाई से भरे हुए इतिहास के पन्नों को। आज हम बात करेंगे उस भारत की जो मुगल और ब्रिटिश आने से पहले दुनिया को प्रभावित करता था बिना किसी कॉलोनियल पावर के। यह एक सफ़र होगा उस समय में जब भारत की प्रतिष्ठा शिखर पर थी। शुरू करते हैं भारत की सबसे बड़ी पहचान से, उसकी अर्थव्यवस्था। अंगस मैडिसन जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार भारत का विश्व जीडीपी में योगदान फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 1700 तक लगभग 25 से 30% तक था। भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दुनिया भर में मशहूर था। दिल्ली, बनारस, सूरत, ढाका, अब बांग्लादेश में कांचीपुरम जैसे शहर कपड़ों और हाथ के कामों के लिए जाने जाते थे। ढाका की मलमल इतनी पतली होती थी कि अंगूठी से निकल जाए, इसे वोवन एयर कहा गया था। गुजरात के पोर्ट से तमिलनाडु के समुद्रिक रस्तों तक व्यापारिक साम्राज्य था। भारत से जाने वाले मुख्य वस्तु मसाले, कपड़े, हीरे, चंदन, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। भारत इंपोर्ट कम करता था। हम सेल्फ सफिशिएंट थे। आर्थिक दृष्टि से ये एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड देश था। श्रेणियां यानी मर्चेंट गिल्ड्स, बैंकिंग, लेंडिंग, इंश्योरेंस जैसे कार्यों को संभलते थे। अपना संविधान और नियम थे। विश्व गुरु भारत की कहानी नहीं के दूसरे पिलर पर यूरोप में राजनीति और अंधकार प्रशासन। तब भारत में राजतंत्रों के साथ साथ कई स्थलों पर गणराज्य थे। प्राचीन वैशाली इसका प्रमुख उदाहरण है। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत को एकीकृत किया। उनके गुरु चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। राजनीति, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और युद्ध नीति का विस्तृत ज्ञान। अशोका ने धम्मा के जरिए बौद्ध धर्म और मानवता का प्रचार किया। उनके स्तूप और इडिक्ट्स आज भी इस बात के गवाह हैं। गुप्ता साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा गया। न्याय व्यवस्था, कला, शिक्षा और सामाजिक समृद्धि में उन्नति। चोला साम्राज्य, उनका नेवल पावर साउथ ईस्ट एशिया तक जाता था। टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नेंस उनकी विशिष्ट थी। विश्वगुरु भारत एक कहानी नहीं थी। जब यूरोप में अंधकार काल था, तब भारत में ज्ञान की ज्योति जाग रही। नालंदा, 10,000 स्टूडेंट्स, 2,000 टीचर्स, 9 स्टोरी लाइब्रेरी। विश्व की सबसे पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी। सब्जेक्ट्स वेदास, आयुर्वेदा, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, मैथमेटिक्स। गुरुकुल सिस्टम, पर्सनल अटेंशन, शिष्य आचार्य संबंध, एजुकेशन सबके लिए उपलब्ध था। तक्षशिला में पाणिनि ने व्याकरण की रचना की। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेदा और सर्जरी को डिफाइन किया। भारत ने कभी भी तलवार के दम पर अपनी पहचान नहीं बनाई। उसने बनाई ज्ञान, धर्म और संस्कृति के माध्यम से। नेपाल के साथ धार्मिक और पारिवारिक संबंध, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का सहअस्तित्व। चीना, फाहे और हियनसांग भारत आए। नालंदा में अध्ययन के लिए श्रीलंका। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साउथ ईस्ट एशिया। रामायण के प्रभाव, संस्कृत नाम, मंदिरों की स्थापना। इंडोनेशियन रामायण, अंकोरवात। ये सब भारत के सॉफ्ट पावर के प्रमाण हैं। मैरीटाइम डिप्लोमेसी और सांस्कृतिक साम्राज्य का प्रचार। बिना कब्जा किए एक महान प्रभाव। भारत एक राष्ट्र नहीं था, एक सांस्कृतिक समुदाय था। एक विचार जो सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। साउथ ईस्ट एशिया में भारत के टेम्पल, संस्कृत के श्लोक और रामायण के नृत्य कार्यक्रम। बिना किसी युद्ध के भारत की कला, भाषा, धर्म और कला का प्रचार। भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट था जिसका मूल मंत्र था वसुधैव कुटुंबकम। क्या हम उस भारत को भूल चुके हैं जिसने दुनिया को ज्ञान दिया,
एकता दी और मर्यादा का संदेश दिया। आज जब हम अपने इतिहास के असली रूप को पहचानते हैं, तभी हम अपनी पहचान दोबारा बना सकते हैं। अब समय है कि हम अपनी जड़ों को समझें और नए भारत को उसी ज्ञान से रोशन करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इन्फो वॉल्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में लिखिए, मुझे गर्व है अपने भारत पर।